हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखें साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 42 है। इसमें हम लोग जून 2019 के पेपर को ही सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है हिंदी यूजी नेट JRA वालों के लिए क्लास है और इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं पूरे व्याख्या के साथ। और 25 प्रश्न कौन से रहते हैं, वो PYQ के रहते हैं। तो इसमें हम लोग जून 2019 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका PYQ कंप्लीट होता रहेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 लिखा है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. प्रलय की छाया, सी. कामायनी और डी. स्कंदगुप्त। तो 51 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। अगर जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं PDF समय समय पर आपको उपलब्ध कराता रहूँगा और कोई भी जानकारी देनी हो तो मैं उसमें देता रहूँगा। ठीक ना? तो 51 का कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो 51 का जो ए जो है वो सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की ये पंक्ति है। ये गीत की जो पंक्तियाँ वो चंद्रगुप्त मौर्य रचना की पंक्ति हैं। लिखा है यहाँ पे कि प्रश्नोक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह में प्रेम पथिक 1909 ये ब्रज भाषा में लिखित इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चित्राधार 1918, झरना 1918 ये छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। कौन? झरना। झरना क्या है कि छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। कानन कुसुम 1910 खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है। कानन कुसुम क्या है? ये खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है। आंसू 1925 एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। आंसू क्या एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। महाराणा का महत्व 1928 ये इंदु में प्रकाशित हुए थे। ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी महाराणा का महत्व। और लहर 1933 ये मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। और कामायनी 1935 ये महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य, ठीक ना? कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा जो क्रमशः मनु मन, हृदय और बुद्धि का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 52 लिखा है यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे उपन्यास, यहाँ पे समय दिया गया है। मतलब किस उपन्यास में किस समय की कथा को रखा गया है। अनामदास का पोथा है, पुनर्नवा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है। तो अनामदास का पोथा में इसमें उपनिषदिक काल की कथा का स्रोत है। पुनर्नवा की अगर बात करें तो इसमें 4वीं शताब्दी, ये होगा 4वीं शताब्दी। बाणभट्ट की आत्मकथा इसमें ये होगा 6वीं शताब्दी, 6वीं या 7वीं शताब्दी। और चारुचंद्र लेख इसका क्या होगा? इसका होगा 12वीं और 13वीं शताब्दी। तो ए का 2, बी का 4 किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 52 का विकल्प डी जो है वो सही है। देखो, ये जो है जो कथा का स्रोत है यहाँ पे, मतलब कथा का स्रोत है, मतलब कथा स्रोत का ये समय लिखा गया है। ठीक ना? आंसर डी है यहाँ पे। आंसर डी है। लिखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 53 लिखा है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ए. प्रकरण 1 में, बी. प्रकरण 2 में, सी. प्रकरण 3 में और डी. प्रकरण 4 में। तो 53 का इनमें से विकल्प कौन सा सही होगा? तो 53 का विकल्प डी जो है वो सही होगा, प्रकरण 4 में। आंसर डी है कि रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में है। प्रश्न संख्या 5
लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है। मतलब कि इन ऑप्शन में से कौन से कवि जो हैं वो उत्तर छायावाद से संबंध है। ए रामनारायण त्रिपाठी, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी भारत भूषण अग्रवाल। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में है कि ए और बी सही, बी में है कि बी और डी सही, सी में है कि बी और सी सही और डी में है कि सी और डी सही। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा ये दोनों जो है ये दोनों कवि वो उत्तर छायावाद से संबंध है इनका। तो बी और सी किस में है तो विकल्प सी में है। तो 54 का विकल्प सी जो वो सही है। देखो यहाँ पे सी है कि रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन ये उत्तर छायावाद से संबंध है, जबकि रामनारायण त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर वे दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल ये प्रयोगवादी कवि हैं। प्रश्न संख्या 55 लिखा है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो यह उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है। ए गोविंदी, बी सोना, सिसिलिया और डी मालती। तो 55 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ये गोदान उपन्यास के किस पात्र के द्वारा कहा गया है तो कहा गया मालती के द्वारा। विकल्प डी जो वो सही है 55 का, मालती के द्वारा कहा गया है। आंसर डी है। लिखा है कि उपयुक्त पंक्तियां प्रेमचंद की अमर कृति गोदान उपन्यास में मालती द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 56 लिखा कि सखी नील नवसर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता अवतारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है। ए अपहुति, बी उत्प्रेक्षा, सी रूप कातिशयुक्ति और डी है उपमा। तो 56 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है तो वो संबंध है रूप कातिशयोक्ति। 56 का विकल्प सी जो है वो सही है। आंसर से लिखा कि उपयुक्त पंक्तियां छंद रूपतायुक्ति अलंकार से संबंध है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूप कातिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या लिखा है प्रश्न संख्या 57 में कि निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लिखा है कि काव्य रचनाएं और सूची में 2 में है कि प्रकाशन काल। काव्य रचना में कौन कौन जूही की कली, भारत भारती, प्रिय प्रवास और प्रथम रश्मि। तो कौन सी रचना का कौन सा प्रकाशन काल है मिलान करना है। तो जूही की कली, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है तो वह 1916 है। देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करना रहता है कि ये देखना रहता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। जैसे कि जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1916 है। अगर आपको ये कन्फर्म है तो ए का 3, अब ए का 3 देखना है कि किस ऑप्शन में ए का 3 है। ए में ए का 1 है, बी में ए का 3, सी में ए का 4 है और डी में ए का 2 है। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि ए का 3 किस में है तो विकल्प बी में है। जब आपको ये कन्फर्म है कि जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1916 है तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। भारत भारती इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1912 है। प्रिय प्रवास इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1914 है। और प्रथम रश्मि इसका प्रकाशन वर्ष 1919 है। तो जूही की कली 1916, भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास 1914 और प्रथम रश्मि 1919। तो विकल्प बी जो वो सही है 57 का। देखो आंसर भी लिखा है कि काव्य रचनाओं के प्रकाशन काल के साथ सुमेलन इस प्रकार है। जूही की कली 1916 से भी किसका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और प्रथम रश्मि 1919 ईस्वी
सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 58, लिखा कि निम्नलिखित जीवनी प्रकृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है? कौन सी कृति रोमारोला की है? ए बापू, बी बापू की झांकियां, सी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष और डी अकाल पुरुष गांधी। तो इनमें से कौन सी कृतियां रोमारोला की है? तो कौन सी कृतियां हैं? तो वो है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। विकल्प सी जो वो सही 58 का। देखो, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी प्रकृति रोला की है, जबकि बापू की झांकियां काका कालेलकर की और बापू घनश्याम दास की और घनश्याम दास बिड़ला की तथा अकाल पुरुष से किसकी है? ये जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी प्रकृति है, अकाल पुरुष गांधी। ठीक ना। तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष ये किसका है? ये रोमा और रोला की है। बापू की झांकियां ये काका कालेलकर की है, बापू घनश्याम दास बिड़ला की है और अकाल पुरुष गांधी ये जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी प्रकृति है। प्रश्न संख्या 59, लिखा यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहार के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी नंदू दुलारे वाजपेयी। तो 59 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए जो है वो सही 59 का। यदि प्रबंध काव्य तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यहाँ पे डेड डेस है। बिहारी के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 60, लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ए नेपाली, बी कांगड़ी, सी राजस्थानी और डी गोंडवी। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो नेपाली भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 60 का विकल्प ए जो है वो सही है। ठीक, देखो आंसर है, लिखा है कि नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी 22 भाषाएं पूछ देता है एग्जाम में। देखो, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 22 भाषा कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। असमिया है, बंगला है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 22 भाषाएं। इसमें देखिए, इसमें अंग्रेजी नहीं है। कभी पूछ देगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा है, तो वो नहीं है। अंग्रेजी भाषा का जिक्र इसमें नहीं है। ठीक ना। तो विकल्प ए जो वो सही है। प्रश्न संख्या 61, लिखा है कि कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? ए साहचर्यवादी सिद्धांत, बी जैववादी सिद्धांत, सी यांत्रिकवादी सिद्धांत और डी आनंदवादी सिद्धांत। 61 का इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा कि कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? जैववादी सिद्धांत। विकल्प बी जो वो सही है 61 का। आंसर बी है, लिखा कि सैमुअल टेलर कॉलरिज। इसका पूरा नाम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। इसका काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके प्रमुख ग्रंथ हैं द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एंड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840। ये इनकी प्रमुख ग्रंथ है। किसकी? कॉलरिज की। प्रश्न संख्या 62, लिखा है कि यह मेरी जीवन का केवल अर्ध सत्य है। फिर डैश डैश है,
लिखा है कि मैंने केवल बहरिंग जीवन का ही विवरण दिया है। फिर डैश डैश है। लिखा है कि जहाँ तक अतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? ए रामविलास शर्मा, बी नागेंद्र, सी शिवपूजन सहाय और डी हरिवंश राय बच्चन। तो 62 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो वो किसका है? तो वह नागेंद्र का है। विकल्प बी जो है वो सही है 62 का। देखो आंसर भी है। लिखा कि यह मेरी जीवन उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य के आत्मकथाकार नागेंद्र है। ये उदाहरण उनकी आत्मकथा अर्धकथा से उद्धृत है। जबकि रामविलास शर्मा की आत्मकथा है मुंडरे पर सूरज, ये प्रथम भाग। देर सवेर द्वितीय भाग। आपस की बातें ये तृतीय भाग। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भाग में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये प्रथम है। नीड़ का निर्माण फिर ये द्वितीय है। बसेरे से दूर तृतीय है। और 10 द्वार से सोपान तक ये चतुर्थ है। प्रश्न संख्या 63। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? ए अमृत और विष, बी खंजन नयन, सी मानस का अंश और डी नाचे बहुत गोपाल। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो किस में हुआ है? तो वो हुआ है मानस का अंश। विकल्प सी जो वो सही है 63 का। देखो मानस का अंश उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। अमृतलाल नागर की प्रसिद्ध उपन्यास है महाकाल 1947। महाकाल 1947 है। सेठ बांकीलाल ये है, ठीक ना, ये लाल है। 1955 ईस्वी। बूंद और समुद्र 1956। शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी। सुहाग के नुपुर 1960। अमृत और विष 1966। सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968। एकदा ने मिसारण 1972। मानस कांस 1972। नाचे बहुत गोपाल 1978। खंजन नयन 1981। बिखरे दिन के 1982। अग्निगर्भा 1983। करवट 1985 और पीढ़ियाँ 1990। ये अमृतलाल नागर की प्रसिद्ध उपन्यास है। इम्पोर्टेंट उपन्यास है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 64। लिखा है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? ए सन 1934 ईस्वी, बी सन 1935 ईस्वी, सी सन 1936 ईस्वी और डी सन 1937 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो वो कब हुई थी? 1936 में हुई थी ना। विकल्प सी जो वो सही है 1936। देखो राम की शक्ति पूजा की रचना सन 1936 ईस्वी में हुई। जिसके रचनाकार कौन है? निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में महिपाशदल मेदिनीपुर में हुआ। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। देखो निराला के द्वारा जो लिखा गया था सरोज स्मृति, इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन कौन सी इसको देख लेते हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, वेला 1946, न्यायपत्य 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, शांध्य कांकली 1969। ये निराला जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 65। लिखा कि लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? ए नाटक, बी उपन्यास, सी कविता और डी आलोचना। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और सी सही, बी में कि ए बी और सी में कि बी सी और डी में कि ए और बी सही। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? तो उन्होंने किन किन विधाओं में लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने? तो उन्होंने सिर्फ नाटक और उपन्यास की विधाओं को लिखा है। ए और बी। तो 65 का ए और बी किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 65 का विकल्प डी जो वो सही है। देखो लाला श्रीनिवास दास ने नाटक एवं उपन्यास विधाओं में लिखने का काम किया।
हिंदी उपन्यास का आरंभ लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु से माना जाता है। इनकी जो उपन्यास था परीक्षा गुरु के जो उपन्यास है उसी उपन्यास से जो है वो उपन्यास का आरंभ माना जाता है। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। मतलब शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। लाला श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, तंतुआ संवरण 1883, संयुक्ता स्वयंवर 1885, श्री प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। प्रश्न संख्या 66, लिखा कि तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? ए कंपनी की औरत, बी दुल्हन की डोली, सी चोर बाजारी का सामान और डी बांस की लदनी। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? तो देखो, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने 3 कसम खाई थी। एक खाई थी कि कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा, वो चोर बाजारी के सामान को नहीं बैठाएगा और बांस की लदनी नहीं करेगा। ये तीनों कसम खाई थी, लेकिन दुल्हन की डोली को बैठाने की ये कसम नहीं खाई थी उन्होंने। यहाँ पे लिखा है ना कसम नहीं खाई, तो दुल्हन की डोली को बैठाने की ये कसम नहीं खाई थी उन्होंने। तो विकल्प बी जो वो सही है। 66 का दुल्हन की डोली को बैठाने की कसम नहीं खाई। प्रश्न यहाँ पे आंसर में लिखा है कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है, जिसमें गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को न लादने जैसी कोई कसम नहीं खाई। अन्य सामान जैसे कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम खाई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य कहानियाँ हैं ठुमरी 1959 ईस्वी, आदमी रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। प्रश्न संख्या 67, लिखा कि गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? ए सरल और शांत लड़की थी, बी उद्धत और चंचल लड़की थी, सी पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी और डी चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ए में कि ए बी और सी सही, बी में कि ए और बी सही, सी में कि बी और डी सही और डी में कि बी और सी सही। तो 67 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 67 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, गैंग्रीन कहानी की जो मालती रहती है वो बचपन में कैसी लड़की रहती है? तो वो तो रहती है कि उद्धत और चंचल लड़की रहती थी। बचपन में तो वो चंचल रहती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो अपने घर चली जाती है, तो वो शांत स्वभाव की हो जाती है। और जो वो क्या करते हैं, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की रहती है। जो बचपन में मतलब कि ये मालती और उसके मतलब दूर के रिश्तेदार का एक मतलब कि लड़का रहता है, दोनों लोग, तो वो मतलब कि क्लास से भाग चलते हैं लोग, जब जब पढ़ते थे बचपन में। इस कहानी में बताया गया है, जब वो लोग छोटे छोटे रहते थे, क्लास में पढ़ते थे, तो क्लास से भाग जाते थे चोरी से वो लोग। तो चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। तो बी और डी किस में है? तो विकल्प सी में है। तो 67 का विकल्प सी जो वो सही है। देखो, आज्ञाकृत गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में उद्दंड और चंचल लड़की थी तथा चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। आज्ञा जी की प्रमुख कहानियाँ हैं विपथागा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961 और अमर बल्लरी 1945। देखो, यहाँ पे जितने भी कवि हैं, चाहे जितने भी रचनाकार के अगर यहाँ पे कृतियाँ दी गई है, चाहे कहानियाँ हैं, चाहे नाटक है, चाहे उपन्यास हैं, अगर मैं बता रहा हूँ तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 68, लिखा कि मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? ए खंडित बचपन, बी बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, सी बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष और डी मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? तो वो किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो वो मानती हैं मुख्य स्त्री पात्र
स्त्रीत्व को। विकल्प डी जो वो सही 68 का। देखो, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षा में मुख्य स्त्रीपात स्त्रीत्व को अपेक्षित मानते हैं। मनु भंडारी के प्रमुख उपन्यास है एक इंच मुस्कान 1963, राजेंद्र यादव के साथ लिखा था उन्होंने। आपका बंटी 1971, फिर महाभोज 1979 महाभोज। और ये मतलब बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आपको खुद से पढ़ना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, लेकिन आपको ये इस उपन्यास को खुद से पढ़ना चाहिए। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सत्यप्राण अबला को माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यास किसको माना जाता है? उपन्यासकार साध्वी सत्यप्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा। प्रश्न संख्या 69, लिखा कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था? ए वनवेला, बी यमुना की प्रति, सी वह तोड़ती पत्थर और डी जूही की कली। 69 का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 69 का ऑप्शन डी जो वो सही होगा, जूही की कली। जूही की कली, ठीक। देखो आंसर डी लिखा कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था। नई कविता 1954, नई कविता नाम जो है आगे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पद्य अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न संख्या 70, लिखा है कि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह और डी नगेंद्र। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवादी को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। तो उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो किस लेखक का कथन है? तो वो है रामविलास शर्मा का कथन है। विकल्प बी जो वो सही है। देखो, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा की प्रमुख ग्रंथ है प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य का समस्या इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लिखा है प्रश्न संख्या 71, लिखा है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ए में पहले लिखा है काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, फिर ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। बी में पहले ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण। सी में नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार। और डी में पहले नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो 71 का इनमें से कौन सा विकल्प मतलब कि सही होगा? तो देखो, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सही अनुक्रम कौन सा होगा इसका? तो डी जो वो सही है। नाट्यशास्त्र पहले, उसके बाद काव्य अलंकार, उसके बाद ध्वन्यालोक, उसके बाद साहित्य दर्पण। 71 का विकल्प डी जो वो सही है। प्रश्न संख्या 72, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेते हैं, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी प्रभा खेतान, सी अनामिका और डी मैत्री पुष्पा। 72 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? फिर से एक बार पढ़ते हैं कथन को। लिखा है कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए
गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। ये कथन किसका है? तो वह महादेवी वर्मा का कथन है। 72 का ये जो वो सही है। देखो आंसर है, लिखा है उपयुक्त कथन महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा एवं हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है एवं हिंदी विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रश्न संख्या 73, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की है? ए रसिक प्रिया, बी अनुप्रास विनोद, सी विज्ञान गीता और डी रस सागर। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और सी सही, बी में कि ए बी और सी सही, सी में कि बी सी और डी सही और डी में कि सी और डी सही। तो 73 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सी रचना केशवदास की है? तो देखो रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ये दो जो रचनाएं वो रचनाएं केशवदास की हैं। तो ए और सी किस में है? तो विकल्प ए में है। तो 73 का विकल्प ए जो वो सही है। रसिक प्रिया और विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। केशवदास की अन्य रचना है कवि प्रिया है, रास चंद्रिका है, रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, ये केशवदास की अन्य रचनाएं हैं। अलंकारवादी राम भक्त कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा है कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। केशव केवल उक्ति व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। ये शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न संख्या 74, लिखा कि नामवर सिंह ने सांस्कृतिक और सौंदर्य निबंध में हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? ए प्रकृति वर्णन, बी संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, सी आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट और डी सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन। 74 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 74 का सी जो वो सही होगा। आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, विकल्प सी जो वो सही 74 का। देखो लिखा कि नामवर सिंह ने सांस्कृतिक और सौंदर्य निबंध में हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति के शुद्धता का अलंकार पर चोट को माना है। नामवर सिंह जी की प्रमुख निबंध है वक्लम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1979। हजारीप्रसाद द्विवेदी की प्रमुख निबंध है अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, शिरीष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बोरा गए, वसंत आ गया, अवतारवाद, ये इनकी प्रमुख निबंध है। प्रश्न संख्या 75, लिखा कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ए केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद, बी में पहले बिहारी हैं, फिर केशवदास हैं, फिर घनानंद, इसके बाद मतीराम है, सी में केशवदास है, मतीराम है, घनानंद है, बिहारी हैं और डी में घनानंद है, बिहारी हैं, केशवदास, मतीराम है। तो 75 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो इसका विकल्प जो है वो ए सही है। पहले केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617 और घनानंद 1689। तो 75 का ऑप्शन ए जो वो सही। आगे लिखा है देखो केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617 और घनानंद 1679। ठीक, तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे आपको और प्रश्न लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं जल्दी नाटक की सीरीज चालू करने वाला हूँ, तो आप लोग उसको भी
ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।